हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं 2024 का सेट डी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोइथेन। ये दोनों एग्जांपल नहीं है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल वो होते हैं जिनका या तो हमारे पास बस एक एटम का डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन, और एक है ब्रोमोइथेन। देख सकते हो, एक है बेंजीन और एक है इथेन, 4 कार्बन का डिफरेंस है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन, सेम, इसमें भी 4 कार्बन का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन एंड इथेनॉल, इसमें भी 4 कार्बन का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन एंड टॉलिन, इन दोनों में बस 1 कार्बन का डिफरेंस होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, और जो बाकी 3 है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं पड़ता? तो जो एंथैल्पी चेंज है, इस पे कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस फ्री एनर्जी पे भी कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है कैटलिस्ट डालने पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में कोई एक ही टिक करना है। तो देखो, इसका दोनों आंसर सही है हमारे पास, एक तो एंथैल्पी चेंज और दूसरा गैस फ्री एनर्जी। इन दोनों पर ही कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी आपके ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको क्या टिक करना है? हमेशा एंथैल्पी चेंज, ओके। और एक और चीज़ होती है जो कि चेंज नहीं होती, वो है एंट्रोपी। कैटलिस्ट से इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, कैटलिस्ट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। अगर कभी कोई भी गैस किसी मेटल के सरफेस के ऊपर आकर डिकम्पोज होती है तो हमेशा वो जीरो ऑर्डर में ही जाती है, ठीक है। चाहे वो प्लेटिनम का सरफेस हो, चाहे गोल्ड का सरफेस हो। या फिर ऐसा भी आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वो भी हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। तो इन सारे ऑप्शन में हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें कितना है, मैग्नीज पे +2 है। नेक्स्ट पे हम निकाल लेंगे, मैग्नीज पे अपने चार्ज मान लिया x है, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, 4 ऑक्सीजन तो 4, और पूरे कंपाउंड पे क्या है -2 है, तो बराबर में -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +6। तो इस वाले मैग्नीज पे हो गया हमारे पास +6 चार्ज, और नेक्स्ट वाले पे हो गया +7। से हम निकाल लेंगे यहाँ पर भी इसी तरीके से, यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +7, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है मैग्नीज की, +7, और किस में है वो, MnO4 नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कहने का मतलब है किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे की कन्फिग्रेशन लिख देंगे। जैसे वेनाडियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम 23 नंबर पे आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 21 बचेंगे। हमने 21 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है। यहाँ पर 3d3 है, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगले वाले में 2, अगले में 4 और अगले में 3। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका डाइपोल मोमेंट सबसे ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, Cr2 पॉजिटिव हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ लिखा भी है, मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसका फॉर्मूला होता है ये, एन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NaCO4। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है NaCO4 में। तो जो हमारे पास निकल है उस पर हमने चार्ज मान लिया x है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल, इस पे चार्ज 0 होता है। निकल पे हमने चार्ज मान लिया x, कार्बोनिल जो है न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर जो निकल पे चार्ज है वो कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैं बॉइलिंग पॉइंट का वो कंसेप्ट बता चुका हूँ। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। तो इन सब में देख सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास किसका है, CH Br3। यहाँ पर देख सकते हो 3 ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर 1 ब्रोमीन, यहाँ 2 ब्रोमीन और यहाँ पर 3 ब्रोमीन, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, ठीक है। अगर हम ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास दूसरे का, फिर है चौथे का, फिर है तीसरे का, और फिर है पहले का, ठीक है। यह है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 फर्स्ट देगा। तो SN1 हमेशा 3 डिग्री वाला फास्ट देता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। SN2 के लिए इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास जो कंपाउंड दिए टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब ब्रोमीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसे हम बोलेंगे टर्सरी 3 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये सेकेंडरी, ये आइसो और ये एन ब्यूटाइल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये चारों कंपाउंड में से कौन सा SN1 फास्ट देगा, तो SN1 फास्ट हमेशा 3 डिग्री वाला देगा। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट देगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और SN2 के लिए इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कौन सा ऑब्टेन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। तो हमने क्या करा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी कहते हैं। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है और साथ में हमारे पास एसीटोन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा हमें ऑब्टेन हो सकता है, तो हमें फिनॉल ऑब्टेन हो सकता है किससे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया फिनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रेजेंट इज यूज टू यील्ड द पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। किस रेजेंट का यूज़ करते हैं पिक्रिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए फिनॉल से। तो ये हमारे पास फिनॉल है। अगर हमें पिक्रिक एसिड चाहिए तो हम इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। वही अगर हमें फिनॉल से नाइट्रेशन करनी है तो हम डालेंगे उसमें डाइल्यूट HNO3। ध्यान देना, डाइल्यूट यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल मतलब कंसनट्रेट HNO3 है। यहाँ से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है, पैरा प्रोडक्ट, वो लेस वोलेटाइल होता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मेजर होता है क्योंकि लेस रिपल्सन होता है बिटवीन 2 बल्की ग्रुप। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर है तो क्यों है। तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है बिकॉज लेस रिपल्सन बिटवीन 2 बल्की ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत दूर है। अगर ये बोला जाए कि जो पैरा प्रोडक्ट है वो लेस वोलेटाइल है, तो आंसर लिख देंगे हम बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है इसका, हम इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, आप एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमने क्या करा था, कंसनट्रेट HNO3 डाला था तो हमें मिला था पिक्रिक एसिड। वही अगर हम क्लोरोबेंजीन में डालते हैं तो हमें सीधा नाइट्रेशन होती है। इसलिए मैंने तीनों रिएक्शन को एक साथ लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना बने। अगर हमें फिनॉल की नाइट्रेशन करनी है तो हम डालते हैं डाइल्यूट HNO3। वही अगर हमें क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करनी है तो हम डालते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें कि ये ग्रुप अटैच हो। सी के ऊपर Cl, साथ में CH3। ध्यान देना, इसके पास CH3 3 हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर 2 हाइड्रोजन हुए तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो पाएगा। सी के ऊपर हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बेंजल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड O के बाजू में C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में CH3 होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर CH3 नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है, ये बेंजल्डिहाइड जो है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, वैसे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है इसके बारे में सेट C या B में मैंने डिस्कस कर रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास क्या बेंजोइक एसिड है। अगर इसमें हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, मिथाइलेशन मतलब हम CH3 ग्रुप इस पर अटैच करना चाहते हैं, तो ग्रुप की प्रेजेंस में CH3 ग्रुप कहाँ पर आता है, या तो ऑर्थो पे आ जाता है या तो पैरा पे आ जाता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो ग्रुप है हमारे पास बेंजीन के ऊपर COOH, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो हमारे पास CH3 ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, ये दोनों नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। कौन सा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन इन DNA। तो पहले आप देख लो, हमारे पास जो एडेनिन और थायमिन है इसमें होता है डबल बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन में होता है डबल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और यूरासिल में होता है डबल बॉन्ड। ये जो है यूरासिल है ये हमारे पास RNA के लिए, और ये दोनों DNA के लिए, ये भी DNA में RNA में आ जाता है। अब देखो, T का मतलब थायमिन है, C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरासिल, A का मतलब एडेनिन और G का मतलब ग्वानिन। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन। इसको अच्छे से याद रखना।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन है एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते समय वो बना लेता है सॉल्ट फॉर्मेशन, जिसके कारण जो एनिलीनियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है और रिएक्शन नहीं हो पाती। आप सेट सी की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका रीजन दे रखा है हमें, तो असर्शन हमारे पास ट्रू है, जो एनिलीन है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता। अब देखो इसका रीजन क्या दे रखा है, एनिलीन इज बेसिक फॉर्म सॉल्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड लो, बिल्कुल सही लिखा है इसमें, तो हमारे पास दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन असर्शन को भी एक्सप्लेन कर दे रहा है अच्छे से। अब क्वेश्चन है हमारे पास 16, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है मेटानाइट्रोफिनॉल से, ये भी सही है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है तो वो रेजोनेंस नहीं कर सकता, जबकि अगर ऑर्थो और पैरा पे तो रेजोनेंस कर सकता है, जिसके कारण हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू मेटानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन से रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हमारे पास असर्शन ट्रू है बिल्कुल। रीजन है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये गलत लिखा है, जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, असर्शन रीजन का ये भी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉल्स है भाई, टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल है उसमें सभी के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर है वो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, तो हमारे पास असर्शन तो हो गया गलत। अब देखते हैं रीजन क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, बिल्कुल सही है, रीजन सही है हमारे पास, और असर्शन गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक असर्शन रीजन है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस, बिल्कुल ट्रू है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उनके कारण जो भी कंडक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस। उसके बाद हमारे पास रीजन, आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, ये गलत लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रीज़न है वो क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेनरीज लॉ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हेनरीज लॉ किसे कहते हैं, हेनरीज लॉ क्या होता है हमारे पास, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। जैसे कि हमारे पास जो पेप्सी की बोतल होती है उसके अंदर में पहले से ही कार्बोनेटेड गैस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, तो अगर हमें गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करना है तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो गैस है वो डिजॉल्व नहीं होती। डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गैस है वो लिक्विड में डिजॉल्व क्यों नहीं होती, तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो गैस है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बाकी यहाँ देखते हैं हम क्या है हमारे पास, हेनरीज लॉ क्या कहता है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। हमें लिक्विड के अंदर में जितना ज़्यादा गैस डिसॉल्व करना है हमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो पेप्सी की बोतल में बहुत ज़्यादा प्रेशर से गैस डाली होती है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हमारे पास हेनरीज लॉ ने ही अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके एक और डेफिनेशन दी थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट है के, इस के को हमने इधर कर दिया 1/k और इसे नाम दे दिया के एच, जिसे हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इसे मैं प्रीवियस सेट्स में बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 या 3 मार्क्स में, फैक्टर ऑन विच हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ का यूज़ किया जाता है कार्बोनेटेड बिवरेजेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेप्सी में डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है हेनरीज लॉ का, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करते हैं वहाँ पर हम। और दूसरा हमारे पास यूज इन डीप डाइविंग अपैरेटस, जो हमारे पास जो स्विमर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी का और पार्ट है हमारे पास 19 का। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मतलब कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, डिजॉल्व इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, जो कि बेंजीन है, 50 ग्राम है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आता है 0.4 केल्विन का, और केएफ दे रखा है हमें 5.12
केल्विन केजी पर मोल, और हमसे बोला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू में के एफ एम। डेल्टा टी एफ हमें पता है, के एफ की वैल्यू पता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई में नीचे क्या है हमारे पास, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना 50 ग्राम है इन केजी। केजी के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्या होगा, हम इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और जैसे हम निकालेंगे मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 256 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लेना आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ क्या होता है, कोहलार्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, देखो जो कोहलार्स लॉ है उसकी हेल्प से हमें कंडक्टिविटी मिलती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अगर हम किसी भी केमिकल में बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, कंसंट्रेशन एकदम जीरो कर देंगे, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होती है वो हमें ऑब्टेन होती है किससे, कोहलार्स लॉ से। तो कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या है हमारे पास, कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहने का मतलब है कोहलार्स लॉ को फर्क नहीं पड़ता कि जो कंपाउंड था हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड उसमें कौन कौन से आयंस थे, सारे आयंस जो है कंडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मीन्स डिसोसिएशन कंप्लीट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है अपने आयंस में। एंड ईच आयन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। हर एक आयन जो है मोलर कंडक्टिविटी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ आयन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आयन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जांपल लिया है हमने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो ऊपर जीरो लिखा है, नॉट लिखा है, ये जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया हमने किसी केमिकल में, तो यहाँ से फर्क नहीं पड़ता भाई इसके अंदर में क्या क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सभी कंडक्टिविटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। कोहलार्स लॉ गिव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के बारे में बताता है। थर्ड है हमारे पास कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये अल्फा और के बारे में भी बताता है। इसके बेस पे सेट सी में बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं हम, एक बार आप उसे देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ड्रॉ करना है हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब होता है सिस और ट्रांस को ड्रॉ करना है। ओके, जैसे देखो हमारे पास क्या है, 4 CN है, तो हमने क्या करा, चारों CN को लगा दिया एक स्क्वायर प्लेन पे। 2 NH3 है, एक को हमने प्लेन के ऊपर रख दिया, एक को हमने प्लेन के नीचे कर दिया। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है, यहाँ पर बीच में क्या आयरन है, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, चारों कॉर्नर पे एक CN लगा दिया और बीच में क्या हमारे पास आयरन है, Fe है। अब देखो प्लेन के ऊपर जो ये वाला एटम है, ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, NH2 को। इसी तरह इस प्लेन की कॉपी के नीचे एक प्लेन एटम होगा, वो जो क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल NH2 है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस। अगर मैं इस NH2 को यहाँ कर दूँ और CN को यहाँ कर दूँ, इनकी पोजीशन बदल दी जाए अगर, तो हमारे पास इनके बीच में 2 NH2 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। हमसे बोला है कि भाई साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइम को ड्रॉ करो, साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइम के डेरिवेटिव्स को ड्रॉ करो। तो देखो पहले हमने क्या करा, साइक्लोप्रोपेन लिया और ये लिया ऑक्साइम, और उनकी रिएक्शन करके जो भी बना वो उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब उसका प्रोडक्ट है, साइक्लोप्रोपेन और ये ऑक्साइम और ये उनका डेरिवेटिव, मतलब उनसे ड्राइव हुआ है, बना है। फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि भाई मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ड्रॉ करना है। तो हमने क्या करा, पहले फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और इसमें डाल लिया मिथाइल। अब देखो मिथाइल हेमीएसिटल बोला है, हेमीएसिटल का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन के ऊपर एक एल्कोहल ग्रुप हो, कार्बन के ऊपर एल्कोहल ग्रुप हो और उसी पे क्या OCH3 ग्रुप हो। तो हमने क्या करा, इसमें डाल लिया एक CH3OH डाल लिया HCl गैस की प्रेजेंस में, जो HCl है वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास बन गया हेमीएसिटल। अगर हमसे बोला होता कि भाई हेमी नहीं लिखा होता, यहाँ पर बस एसिटल होता, हेमी नहीं होता, तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते और यहाँ पर भी हो जाता CH3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, हमसे बोला जा रहा है कि भाई साइक्लोहेक्सेनॉन, एक बार जरा इसका क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 है गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेनॉन फ्रॉम साइनोहाइड्रिन इज गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल हेक्सेनॉन डज नॉट। जो साइक्लोहेक्सेनॉन है वो साइनोहाइड्रिन बनाता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन जो 2,2,6 ट्राई, देखो साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन बनाता है गुड क्वांटिटी में, गुड यील्ड, बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये जो कंपाउंड है ये साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता। तो देखो पहले यहाँ पे बताता हूँ, फिर इसका रीजन देखेंगे। बिकॉज से ये हमारे पास क्या साइक्लोहेक्सेन है और नॉन, तो ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया।
साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन करिए, हमारे पास ऐसा बन गया ये, एक ही कार्बन पे CN और एक ही कार्बन पे OH, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन जो है, साइक्लोहेक्सेनॉन ने तो रिएक्शन कर लिया, साइनोहाइड्रिन मिल गया हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में। वही अगर हम बात करें 2,2,6 ट्राइमिथाइल, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है 1 और ये 2, ठीक है। तो हमारे पास ये 2,2,6, जैसे इधर से भी देखा जाता है 2, इधर से भी देखा जाता है 2, इसको यहाँ पर 2,4,6 ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, या अगर 2,2,6 लिया जाए इसे, 2,2,6 सॉरी, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, अगर एक तरफ से काउंट किया जाए तो इसको भी हम C कह देते हैं, CH3, और इसको यहाँ से हटा के हम इसको यहीं रहने देते हैं CH3, यहाँ पर ही सही है बिल्कुल, CH3, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये क्या हो गया 1 2 2 2 2 3 4 5 6 2 2 6 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेनोन। अगर हम इसमें ये रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। इसके प्लस को कम करने के लिए यहाँ पर बस 2 कार्बन है। वहीं अगर यहाँ देखा जाए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे आया प्लस, इसके प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्बन है। ये सारे कार्बन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं प्लस इफेक्ट से। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस कार्बन पे आ गया प्लस, तो सारे कार्बन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका प्लस खत्म कर देंगे। अगर प्लस खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास ये है इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और स्टीयरिंग हिंड्रेंस के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो इसका अटैक करना, रिएक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी अभी 23 का सेकंड पार्ट भी है। क्या दे रखा है हमें, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप होता है, लेकिन उसमें से एक ही रिएक्शन करता है। तो देखो ये हमारे पास क्या सेमी कार्बाजाइड है, यहाँ पर क्या है 2 NH2 ग्रुप है, ये भी NH2 ये भी NH2, लेकिन ये वाला NH2 रिएक्शन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वाला NH2 का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, इसके प्लस के कारण ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ दे देगा, जिसके कारण इसके पास लोन पेयर बचे नहीं, और अगर लोन पेयर बचेंगे नहीं तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन पे प्लस, प्लस आने के कारण ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर देने के बाद इसके पास लोन पेयर बचेंगे नहीं तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जबकि जो ये वाला नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। देखो क्या लिखा हमने आंसर में इसके, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड बट ओनली 1 NH2 ग्रुप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। बिल्कुल सही बात है, एक ही NH2 रिएक्शन करता है, सेमी कार्बाजोन बनाता है, बिकॉज लोन पेयर ऑफ 1 नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि जो एक नाइट्रोजन एटम है उसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एल्डोल क्या होता है। देखो एल्डोल वो कंपाउंड है जिसमें कि हमारे पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके नाम में रखा है एल्डिहाइड और ये ऑल अल्कोहल, दोनों ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। एल्डोल इज अ कंपाउंड कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब देखो एल्डोल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 2 एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जब 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन, 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, कम से कम 2 हाइड्रोजन कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं, क्या लिखा हमने, 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, 1 2 3, 3 पे क्या हाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पर कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो एल्डोल एक कंपाउंड है जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है हमारे पास, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। केमिकल टेस्ट बताना है हमें जो कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सके। ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल। अब देखो टॉलिन टेस्ट क्या होता है, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो हमने क्या लिखा, टॉलिन टेस्ट गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड व्हेन टॉलिन्स रिएजेंट एड टू बोथ सॉल्यूशन सिल्वर मिरर अपीयर टू फॉर एल्डिहाइड ओनली। अगर हम देखो टॉलिन टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, एल्डिहाइड देता है। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, अगर हम दोनों में डाल देंगे टॉलिन रिएजेंट तो ये वाला रिएक्शन कर लेगा, ये वाला नहीं कर पाएगा। तो वही हमने लिखा है, टॉलिन टेस्ट गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड, टॉलिन टेस्ट बस एल्डिहाइड देता है। व्हेन टॉलिन्स रिएजेंट इज ऐड टू बोथ सॉल्यूशन, तब हम टॉलिन्स रिएजेंट को दोनों सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो सिल्वर मिरर कलर अपीयर होता है किसमें, एल्डिहाइड के केस में। यहाँ पर रिएक्शन है हमारे पास, ये लिए एल्डिहाइड, हमने इसमें डाला टॉलिन्स रिएजेंट, ये क्या टॉलिन्स रिएजेंट है Ag और OH, यहाँ से रिएक्शन होकर हमारे पास ये बन गया, सिल्वर की क्या बन गई, PPT बन गई, सिल्वर कलर अपीयर हुआ हमें, जबकि
कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता, रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनल है और ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें केमिकल टेस्ट बताना है कि किस तरीके से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो यूजिंग फेलिंग टेस्ट। अब देखो फेलिंग टेस्ट की हेल्प से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। वैसे एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है, और यहाँ पर क्या है, प्रोपेनल ये भी एल्डिहाइड है और ये भी बेंजल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन बेंजल्डिहाइड जो फेलिंग टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। अब देखो क्या लिखा है हमने, यूजिंग फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट का यूज़ करके हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्रोपेनल गिव्स फेलिंग टेस्ट, प्रोपेनल जो है फेलिंग टेस्ट दे देता है, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो ये लिया हमने प्रोपेनल, इसमें डाला, हमें ब्राउन पीपीटी मिल गई। देखो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड से बन गया कार्बोक्सिलिक और यहाँ पर बन गया प्रेसिपिटेट। ये ऐसा कह लो आप क्यूप्रस ऑक्साइड है जो कि रेड ब्राउन पीपीटी है, हमें कोई कलर अपीयर हुआ। वही अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की और हम ऐसा रिएक्शन करना चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मत लिखना एग्जाम में, क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिएक्शन नहीं होगी तो हमें पता चल गया कि जिसने रिएक्शन नहीं करी है वो बेंजल्डिहाइड है मतलब। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताओ। तो देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है हमारे पास, एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन और सब यूनिट इनटू अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हर जब हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन और उनकी सब यूनिट मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे प्रोटीन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देखो क्या लिखा है एक बार फिर से, एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन, मतलब बहुत सारी प्रोटीन चेन आपस में जुड़ जाती हैं और सब यूनिट और उनके छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, छोटे से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जुड़ जाती है। तो वो क्या बनाती है हमारे पास, क्वाटरनरी बनाती हैं। ईच ऑफ द सब यूनिट हैज इट्स ऑन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर, जो हमारे पास हर एक सब यूनिट होती है जो आपस में जुड़ के क्वाटरनरी बनाती है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। द सब यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। जो सब यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी चेन्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से अटैच होती है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू बिटवीन नॉन पोलर साइड ऑफ द चेन, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल किसका है, क्वाटरनरी प्रोटीन का है। राइबोसोम एग्जाम्पल है, एंटीबॉडीज एग्जाम्पल है, डीएनए पॉलीमर एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसका सिंबल होता है हमारे पास उल्टा वी और नीचे एम, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन प्रेजेंट, ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो जितने भी आयन प्रोड्यूस होते हैं उनके कारण जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो डिफाइन एज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो कहते हैं। यहाँ पर 1000 किस लिए गया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको मिलीलीटर में पुट करते हैं हम, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हमने, एक इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टीपली ऑन डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्टीपली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज स्लोली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टिविटी है बहुत कम इंक्रीज होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी है, इतनी, और यहाँ पर कंडक्टिविटी इतनी, इतने का चेंज आया है। वही अगर हम वीक के लिए बात करें तो आप देख सकते हो कितना चेंज आ गया कंडक्टिविटी में, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टीपली। स्टीपली मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वही अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत स्लो इंक्रीज होता है। ऐसा यूनिट जो मोलर कंडक्टिविटी की वो है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये ऐसा यूनिट है। अगर हम नॉर्मल यूनिट की बात करें जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं तो हम मीटर की जगह पे क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसका और पार्ट है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ SHE। SHE को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर भी हमने ग्लास का जैकेट ले लिया जिसके अंदर भी हम डाल रखा है हमने एक प्लेटिनम की प्लेट है, ठीक है, और ये एक वायर है प्लेटिनम की। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं
और यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, 1 मोलरिटी HCl है। फिर से ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में 1 मोलरिटी HCl है और एक ग्लास का जैकेट है जिसके अंदर हमने एक प्लेटिनम के वायर के थ्रू एक प्लेटिनम की मटेरियल को ज्वाइन कर रखा है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। हाई पोटेंशियल के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव पोटेंशियल। जो पोलैरिटी है पॉजिटिव या नेगेटिव के बेस पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास SH है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह या एनोड की तरह। जो हमारे पास SH हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है हमें और हमसे बोला जा रहा है कि डेल्टा G नॉट फाइंड करो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो। तो यहाँ पर देखो चार्ज का चेंज कितने का आ रहा है, देखो 3 दूनी 6, 6 चार्ज है यहाँ पर और 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 4 है, 2 का चेंज आया। यहाँ पर आप इसको देख लो, 2 एकम 2 -2 और यहाँ पर 0 चार्ज है तो 2 का चेंज आया। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एफ की वैल्यू क्या होती है, 96500, इसे बोलते हैं फैराडेज, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है, -NF ई सेल। डेल्टा जी हमें निकालना है, एन हमें पता है, एफ हमें पता है, ई नोट सेल क्वेश्चन में गिवन है 2.236। यहाँ डाल देंगे हम, सॉल्व करके डेल्टा जी आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमें, के निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K। आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद होनी चाहिए। और टेम्परेचर हमारे पास 298, ठीक है। डेल्टा जी हमने सॉल्व करके निकाला, यहाँ डाल देंगे हम, ये पता है हमें, आर पता है, टेम्परेचर पता है, लॉग के। यहाँ सारी वैल्यू को यहाँ डालने के बाद log बेस 10 के बराबर ये हो गया। यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log x विद बेस ई, log x विद बेस ई बराबर में y। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर में y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, log x विद बेस 10 इक्वल टू y। तो मैं x को मतलब k को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर में y। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 7.9 को अप्रॉक्सीमेट 8 मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप इसको ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। हमें क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। राइट IUPAC नेम, ये कंपाउंड है हमारे पास। हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर पहले लिखते हैं मेटल लिगेंड्स का नाम, मेटल का नाम सबसे बाद में लिखते हैं। अब देखो ये क्या अमाइन है, अमाइन में A आता है, क्लोरो में C आता है, नाइट्रो में N आता है। तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे A, डाई अमाइन। याद रखना अमाइन में डबल M आता है और सारी चीज़ स्मॉल में लिखनी है विदाउट एनी स्पेस। तो डाई अमाइन। फिर क्या है, C, E के बाद C है तो लिख दिया हमने क्लोराइड डो। अगर एक क्लोरीन बॉक्स के बाहर होता तो हम लिखते क्लोराइड, लेकिन बॉक्स के अंदर है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड डो। फिर यहाँ पे क्या NO2 तो हमने लिख दिया नाइट्राइटो। यहाँ पर बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा है तो हमने लिखा N। अगर यहाँ पर लिखा होता ONO तो हम यहाँ लिखते नाइट्राइटो O लिख देते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर लिखा NO2 तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो N। फिर हम लिखेंगे इस मेटल का नाम जो कि प्लेटिनम, और ये 2 क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन प्लेटिनम। जैसे कि हम अब तक चार्ज निकालते आ रहे थे, इसके ऊपर चार्ज x मान लेंगे, फिर अमोनिया न्यूट्रल है, इस तरीके से हम इस पर चार्ज निकाल लेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका नाम लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर वाला नाम लिखेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं था तो हमने सीधा यहीं से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम पोटासियम। याद रखना पहले पोटासियम का पहला लेटर हमने बड़ा लिखा है, जो बॉक्स के बाहर है उसको लिखने के बाद एक गैप देते हैं। पोटासियम बॉक्स के बाहर था, पोटासियम का नाम लिखते हैं, हमने क्या करा, एक गैप दे दिया। उसके बाद हम अंदर वाला नाम लिखेंगे, इसे हम कहते हैं 3 को बोलेंगे ट्राई और ये इसे कहते हैं ऑक्सलेट। तो ये बनेगा ट्राई ऑक्सलेटो। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दोगे तो और अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया ट्राई ऑक्सलेटो और इसका नाम है हमारे पास क्रोमियम। लेकिन बाहर पोटासियम पे 3 पॉजिटिव है, अगर पोटासियम हटा दिया जाए तो बॉक्स पे क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमारे पास NaCl है, अगर Na पे 1 पॉजिटिव है तो Cl पे 1 नेगेटिव है, अगर Na पे 1 पॉजिटिव है तो Cl पे 1 नेगेटिव है। तो अगर पोटासियम पे यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो गया तो बॉक्स पे 3 नेगेटिव है। अगर कभी भी बॉक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मेटल का नाम चेंज कर देते हैं। तो अगर इसका नाम नॉर्मल क्या होता है, क्रोमियम, तो हम इसका नाम कर देंगे क्रोमेट। लास्ट में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर क्रोमियम पे 3 चार्ज है तो हम लिख देते 3 रोमन नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास ये कोबाल्ट, इसमें देखो हमारे पास क्या दे रखा है, अमोनिया दे रखा है और कार्बोनेट दे रखा है। अमोनिया पहले आता है तो हमने लिख दिया पेंटा अमाइन। देखो स्मॉल में लिखा है पेंटा अमाइन, फिर इसको कहते हैं कार्बोनेटो, तो कार्बोनेटो। फिर ये मेटल है कोबाल्ट, इसके ऊपर 3 चार्ज है तो 3, और ये बाहर है तो क्लोराइड। वही अगर क्लोरीन डब्बे के अंदर होता, बॉक्स के अंदर होता, तो हम क्या लिखते हैं इसे क्लोराइड डो, लेकिन ये बॉक्स के बाहर है तो नॉर्मल लिखेंगे इसे हम क्लोराइड। अब हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। हमें क्या करना है, इथेनॉल से इथीन बनाना है, उसकी डिहाइड्रेशन करनी है, ठीक है। एसिड डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में करनी है हमें डिहाइड्रेशन। ये लिया हमने इथेनॉल, इसमें अगर हम एसिड डालते हैं और हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसका अल्कीन बन जाता है। तो हमें यही प्रूव करना है, इसकी मैकेनिज्म करनी है। आपको इस करना इसी तरीके से लिखना, क्योंकि क्लास 12 HBSC बोर्ड में यही एक मैकेनिज्म है जो आती है, इसलिए को थोड़ा तरीके से लिखना। पूरे 3 या 4 मार्क्स का ये क्या है हमारे पास,
स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हम क्या करेंगे, पहले एल्कोहल की करेंगे प्रोटोनेशन। ये ले लिया हमने एल्कोहल, इसमें डाल दिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा और ये ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है रेजोनेंस करते समय सेट ए में कि अगर कोई भी एटम अपने लोन पेयर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। और प्लस आने के कारण हम क्या बन गया, ये अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर उसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। एक हाइड्रोजन से, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन से और यहाँ तीसरा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अनस्टेबल हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय लॉस ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाटर को, ये जो वाटर है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। वाटर निकालने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब कटायन। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे पास ये था कार्बोकैटायन, इसमें से हम एक H पॉजिटिव निकाल देंगे। जिस भी कार्बन पे प्लस है उसके बाजू वाले कार्बन से क्या करेंगे, H निकाल देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा फिर अल्कीन। ठीक है, लॉस ऑफ, क्योंकि H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है इसलिए हम बोलते हैं इसे लॉस ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारे पास 29 का और पार्ट। इसमें लिखा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकास रेजेंट क्या होता है हमारे पास, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कंसनट्रेटेड HCl। हम क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल में डालेंगे कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये H और O2, OH और ये H, वाटर बाहर हो जाएगा, Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम एस्टेज यहाँ पर होगा 2 डिग्री के लिए, सेम एस्टेज हमारे पास 1 डिग्री के लिए होगा। बस डिफरेंस इतना है कि जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है उससे रिएक्शन होकर हमें तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो क्या लिखा हमने, वाइट PPT अपीयर्स इमीडिएटली। जो इसका कलर है ये वाइट कलर का होता है, ये टर्बिडिटी है, एक मतलब थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर है, बहुत जल्दी अपीयर हो जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है हमें। जैसे ही हमने इसको डाला हमें रिएक्शन होकर मिल जाती है। वही अगर हम बात करें 2 डिग्री पे, अगर हम यही चीज़ करते हैं 2 डिग्री के साथ में तो हमें 5-10 मिनट लग जाते हैं वाइट PPT अपीयर होने में। लेकिन 1 डिग्री में ऐसा हो ही नहीं पाता। अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसे गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 1 डिग्री है वो रिएक्शन करता ही नहीं है। क्या लिखा है हमने, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। टर्बिडिटी अपीयर ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन। अगर मुझे टर्बिडिटी चाहिए, वाइट PPT चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर नहीं किया। तो कोशिश करना आप यहाँ पर इसकी बजाय क्या लिखना, नो सॉल्यूशन अपीयर या नो रिएक्शन अपीयर टेक्स प्लेस, जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि हमें ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है HI के साथ में। अगर हम डी ग्लूकोज की HI के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एनहेक्सेन। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और जो HI है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड और अल्कोहल सभी को रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा। इसमें 6 कार्बन है इसलिए 6 कार्बन का अल्केन बन गया एनहेक्सेन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसी ग्लूकोज का रिएक्शन करना है Br2H2O के साथ में। जो Br2H2O है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या होगा, जो ये ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसी की बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, मतलब अगर हम रिएक्शन करते हैं डी ग्लूकोज की HNO3 के साथ में, जो HNO3 है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन दोनों का ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, दोनों बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक। इसे कहते हैं सैकरिक एसिड और उसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। देखो हमारे पास ऑस्मोसिस क्या होती है कि भाई हम कितना प्रेशर अप्लाई करें सॉल्यूशन साइड, ताकि हमारे पास साफ पानी जो है गंदे पानी में ना मिल पाए। जैसे कि यहाँ पर मैं डायग्राम लेता हूँ एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हमारे पास है फ्रेश वाटर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर। तो अगर मान लो फ्रेश वाटर क्या है, मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें सिर्फ एकदम छोटे छोटे पार्टिकल है, प्योर पानी है, साफ पानी है। जबकि हमारे पास इम्प्योर वाटर में क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, सॉल्ट होंगे, स्टोन्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी बहुत सारी। तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर उसके पार्टिकल का साइज छोटा है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके इधर चले जाएंगे, तो सारा साफ पानी जो गंदे पानी मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या होता है, कम से कम हम यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई करें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, प्योर वाटर है, वो सॉल्यूशन में मिक्स ना हो जाए, गंदे पानी में मिक्स ना हो। वही अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की, अब तक क्या हो रहा था, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था वो इधर आ रहे थे, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, इधर जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से पानी इधर जाना शुरू हो जाएगा। इस जो इम्प्योर वाटर में क्या है, पानी और बहुत सारी
इम्प्योरिटीज़ है, मिट्टी है, सेंट्स है, तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सारा प्योर वाटर यहाँ से इधर पास हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घरों में वाटर प्योरीफायर का काम करता है। तो क्या लिखा है हमने, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का, बाय रिमूविंग अनवांटेड पार्टिकल, जो अनवांटेड पार्टिकल इसको रिमूव कर देते हैं, यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल, मतलब कि एक तरह के पार्टिकल को अलाउ करती है हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है इसके लिए हमने, हमारे पास एक कंटेनर है, इसके एक तरफ क्या है हमारे पास इम्प्योर वाटर है, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास प्योर वाटर है। अगर हम इम्प्योर वाटर की तरफ प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, मैंने बबल्स बना रखे हैं इम्प्योरिटीज़, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारा प्योर पानी जो है वो इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर चले जाता है, क्योंकि इसमें से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जाते हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, When RBC is placed in 0.5% of NaCl, then RBC will swell। याद रखना आप, अगर हम RBC रेड ब्लड सेल को 0.5% NaCl में डालते हैं तो RBC क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और वो फट भी सकता है ज़्यादा फूलने के कारण, बस्ट हो सकता है वो। वही अगर हम बात करें, अगर हम RBC को 0.9%, ध्यान देना, अगर हम RBC को 0.9% NaCl में डालते हैं तो RBC पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम RBC को 0.9% NaCl से कम वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0.5 में डाला है, तो RBC स्वेल हो जाएगा। वही अगर हम RBC को 0.9% NaCl से ज़्यादा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के और पार्ट में लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर दो सॉल्यूशन है, उनका कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसमें क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। अगर कभी एग्जाम में ऐसा लिखा आए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव, और ऑप्शन है हमारे पास सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों में से कोई एक टिक करना है, तो आप टिक करना हमेशा कंसंट्रेशन को टिक करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है इसके नीचे, वन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन। ऑस्मोसिस का एक एप्लीकेशन बताना जिसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो बाय प्लेसिंग फूड एंड वेजिटेबल आइटम्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम फूड और वेजिटेबल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, वाटर की एक्टिविटी उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ 1 मोलैरिटी KCl एंड 1 मोलैरिटी यूरिया, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो 1 मोलैरिटी KCl अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पर दो आयंस बनेंगे। वहीं अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया ब्रेक नहीं होगा, ये हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर KCl के ब्रेक होने पर दो आयंस बनते हैं जिसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। आप एक बार वेंट ऑफ फैक्टर वाली वीडियो देख लेना, ये बहुत सिंपल है। तो अगर KCl ब्रेक होगा तो हमारे पास दो आयंस बनेंगे, एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, जबकि यूरिया ब्रेक होगा तो एक ही आयंस रहेगा। तो KCl में दो आयंस बन रहे हैं, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। 1 मोलैरिटी KCl एंड 1 मोलैरिटी यूरिया। 1 मोलैरिटी KCl हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज वेंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl इज 2 से लिखा है क्योंकि KCl ब्रेक होने पे दो आयंस मिलेंगे, बट वेट होम फैक्टर ऑफ यूरिया इज 1। यूरिया के लिए 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यूरिया ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है एक कंपाउंड है C4H9Br जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक QHC, देखो ये बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप प्लीज़ इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना ताकि इसे बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो मैंने ड्रॉ कर रखा है, हमारे पास एक कंपाउंड है C4H9Br जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें हम डालते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH डालने पे हमें मिलता है B, और इसकी रिएक्शन करते हैं अगर हम HBr के साथ में तो हमें मिलता है C। क्वेश्चन में लिखा है C और A जो है आपस में एक आइसोमर्स हैं, C और A आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। अगर हम A की रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में तो हमें मिलता है C8H18। लेकिन इसमें एक पॉइंट और लिखा है, C एंड A आर आइसोमर्स, तो मैंने बता दिया C और A आपस में क्या आइसोमर्स हैं। कंपाउंड D हैव डिफरेंट फॉर्म, कंपाउंड D इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर हम देखो ये क्या है हमारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन कहने का मतलब क्या, लीनियर चेन है ब्यूटाइल की और ब्रोमाइड है। अगर हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, एन ऑक्टेन। वुड्स रिएक्शन है, हमेशा कार्बन चेन को डबल कर देती है। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये इस वाले से डिफरेंट है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखा है, डी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद Na। अगर हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं Na के साथ में तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो डिफरेंट है किससे, D से। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो बोल रखा है C4H9Br जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है।
जो बी आर है, बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है वो बस एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री है। हम 1 डिग्री ऐसे ही बना सकते हैं, ये वाला बी आर जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो बस एक कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों 1 डिग्री में से हमारा ए कौन सा है, कौन सा वाला हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। हमें ये तो पता चल गया कि जो डी है वो एन ऑक्टेन नहीं है, मतलब डी हमारे पास ये वाला नहीं है। अगर डी हमारे पास मतलब डी हमारे पास एन ऑक्टेन नहीं है, अगर हमारे पास डी जो है एन ऑक्टेन नहीं है, मतलब ए जो है ये वाला प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया ए। तो हमने लिखा मीन्स ए इज नॉट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये पता देखने के बाद कि अगर हमारे पास डी जो है वो एन ऑक्टेन नहीं है, डी अगर एन ऑक्टेन नहीं है तो एन ऑक्टेन तो हमें इससे मिला था, है ना। और ये हमारे पास क्या है, ये वाला कंपाउंड है। डी ये वाला मतलब ए ये वाला नहीं हो सकता, तो हमारे पास ए हो गया ये। तो हमने क्या लिखा है, मीन्स ए इज नॉट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ए जो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। तो हमने ए का दूसरा वाला 1 डिग्री लिया, ये लिया। इसमें हमने डाला एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, जिस भी कार्बन पे हेलोजन है उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देता है। तो यहाँ से बी आर, इस वाले कार्बन से बी आर और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला, इसमें एच बी आर डाला। एच बी आर क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एच वहाँ जाता है जहाँ पर एच ज़्यादा हो, तो एच आ गया यहाँ पर और बी आर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया सी। फिर हमसे बोला डी, तो देखो ये कंपाउंड है, इसमें हम डालेंगे सोडियम और ये। तो डी के हमारे पास वुड्स रिएक्शन है जो कार्बन चेन को डबल कर देता है, तो ये वाला कंपाउंड 2 बार रिपीट हो जाएगा, ये 1 बार और ये 2 बार, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब देखो आपको ये रिएक्शन बस लिखना है, ठीक है। अब देखो हमसे पहला पॉइंट क्या बोला है इसमें, ए एंड सी आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब ए और सी कौन से आइसोमेरिज्म है। तो हम देख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ये रहा, और बी हमारा सी ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बी आर की बस पोजीशन चेंज हुई है। अगर कभी किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो ए और सी हमारे पास क्या पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर बी आर की सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ पर आ गया है बी आर, ठीक है। फिर बोला डी, डी का नाम क्या है, तो डी का नाम हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 2 3 4 5, 2 और 5 पे क्या है हमारे पास मिथाइल है, तो 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये हो गया डी का नाम। फिर हमसे बोला है कि भाई बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो बी हमारे पास ये रहा, इसका हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फिर हमसे बोला है कि भाई 4th पॉइंट में बी से ए को कन्वर्जन के लिए आप क्या करोगे, अगर हमें बी से ए पे जाना है, वापस पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे एच बी आर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल। फिर हमसे बोला है नेक्स्ट कि ए से डी तक जाने के लिए किस नेमिंग रिएक्शन का यूज़ हुआ है। तो जो ए से डी तक हम रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर है, और इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ए से डी तक जाने के लिए हमने क्या करा, वुड्स रिएक्शन किया है यहाँ पे। इसी में नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें लिखा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखते ही या रेडियो एक्टिविटी वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 28.1 ईयर, और बोला जा रहा है कि भाई 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि शुरुआत में हमारे पास जो प्योर लिया है वो कितना है, 1 माइक्रोग्राम है, मतलब एक बेबी है जो 1 माइक्रोग्राम किस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, या कोई भी चीज़ है किसी 1 माइक्रोग्राम को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना अभी इनिशियली कितना कंटेंट है, 1 माइक्रोग्राम है, ए नोट ले लिया हमने 1 माइक्रोग्राम, नॉट यहाँ पर इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है बस, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद कितना बचेगा, और 60 साल के बाद कितना बचेगा, ठीक है। तो देखो हमें इसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम क्या 28.1 ईयर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693/k। इसके डेरिवेशन और इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सेट बी सी डी में हो चुके हैं, बी सी में हो चुके हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम 28.1 ईयर है, यहाँ से हमने इसकी फॉर्मूला डाला, के की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब आफ्टर 10 ईयर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T = 2.303/k log base 10 A नॉट अपॉन में A, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू डाल देंगे, टाइम हमें पता है 10 साल है, 10 साल डाल देंगे यहाँ पे, लॉग ए नॉट हमें पता है इनिशियली कितना 1 माइक्रोग्राम में 1 डाल दिया, नीचे ए। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, लॉग एक्स अपॉन में लॉग वाई, 1 माइनस ये, लॉग 1 क्या हो जाता है 0, और ये बची है माइनस ये, ठीक है। हमने इस माइनस को करा, इधर से ट्रांसफर कर दिया, तो log a = ये हो गया। हम a को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको log की प्रॉपर्टी बताई, log x बेस e = y, क्या होता है हमारे पास x = e की पावर y, ये प्रॉपर्टी बताई मैंने, log x बेस e = y। तो यहाँ पर x क्या होता है, e की पावर y होता है, तो सेम हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है, a = में 10 की पावर u, जो भी y वाली वैल्यू है। अब देखो इसी को हम ऐसा बोलते हैं एंटी लॉग ऑफ ये, अगर मैं ए लिखना चाहता हूँ तो मैं ए को क्या बोल सकता हूँ, एंटी लॉग ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, वैसे इसकी एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, अगर नहीं दी गई तो आप ए को बराबर इतना लिख के छोड़ देना, बिल्कुल आंसर सही है। अब यही सेम चीज़ हमने सॉल्व करी है 60 ईयर्स के लिए, आफ्टर 60 ईयर, तो
तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये टाइम हमें पता 60 ईयर, के की वैल्यू हमने निकाल रखे हैं ऊपर यहाँ पे, ए नॉट हमें पता है 1 ए, सेम वही प्रोसेस लगा के हमने सॉल्व कर लिया। इसी का और पार्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि 10% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो बराबर है 25% कंप्लीट होने में, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हमने पहले क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लिया, टी एक्स परसेंट, परसेंटेज में दिया था इसलिए परसेंट वाला फॉर्मूला लिखा है, अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला लिख देते, ठीक है। तो टी एक्स परसेंट बराबर 2.303 डिवाइड बाई के लॉग बेस 10, 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन में लिखा है 298 केल्विन, जिसको हमने टेम्परेचर T1 नाम दिया है, 298 केल्विन पे रिएक्शन जो है 10% कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया 10% यहाँ पर ये, और ये फॉर्मूला डाल दिया, एक्स की जगह 10 डाल दिया, 100 माइनस 10 क्या बचेगा 9। टेम्परेचर चेंज होने पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी चेंज होती है, इसलिए हमने टेम्परेचर T1 पे यहाँ पर के को K1 लिया है। सेम एज हमसे बोला है 308 केल्विन पे, जिसे हमने टेम्परेचर 2 लिया है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर 25% है तो 100 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब बोला है कि ये दोनों जो टाइम है 10% और 25% दोनों ही इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को बराबर रख देंगे। क्या करा हमने, जो क्वेश्चन में गिवन था इन दोनों का टाइम इक्वल है, हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से 2.303 से 3.303 कैंसिल आउट हो गया। ये हमने K2 को ऊपर यहाँ ट्रांसफर कर दिया। log 10 की वैल्यू हम जानते हैं, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू 0.9 की वैल्यू होती है 0.954 log 9 की वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी नीचे। सेम एज log 4 की वैल्यू ये होती है और log 3 की वैल्यू ये होती है। इनको माइनस करके हम निकाल लेंगे K2 बाई K1। अब यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन हो चुके हैं सेट सी में, एक बार आप जरूर करना उसे। क्या है हमारे पास, log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R। यहाँ पर क्या होता है, R होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। यहाँ पर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डाल दी। हमें K2 बाई K1 की वैल्यू पता है, अभी निकाली हमने 2.72, और टेम्परेचर T1 और T2 भी हमें पता है, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे सारी। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास 76 किलो जूल पर मोल। ध्यान देना आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करनी, क्वेश्चन में दी जाएगी, एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें बोला जा रहा है कि अब एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया आपने, सब कुछ निकाल लिया, इसके बाद अब हमें बताना रेट कांस्टेंट क्या होगा एट 318 केल्विन पे। तो हमने क्या करा, आर्हेनिसिफिकेशन फिर से अप्लाई करी। ये जो है आर्हेनिसिफिकेशन का डिफरेंस लेकर आता है, तो हमने फिर से आर्हेनिसिफिकेशन अप्लाई करी है। के इज इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। के यहाँ पर वही रेट कांस्टेंट, ए को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और वेलोसिटी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनिस फैक्टर, इसके सारे नाम मैंने बता रखे हैं पहले भी। ई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। हमने क्या करा, इसमें लॉग ले लिया। लॉग लेते क्या हो जाएगा, लॉग की ये क्या 2 नंबर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाता है लॉग एक्स और लॉग वाई हो जाता है। यहाँ से हमारे पास ये पावर में तो आगे आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर एन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको सीधा ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, बस मैंने आपको यहाँ पर ड्राइव करके बताया कैसे आया। ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा ये याद होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी हमने अभी सॉल्व करके निकाल लिया। टेम्परेचर हमें दे रखा है 318 केल्विन और ए की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। उन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए बस, और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेंथोनाइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, लेंथोनाइड्स क्या होते हैं। लेंथोनाइड वो एलिमेंट होते हैं जो कि एफ ब्लॉक में लाई करते हैं, ठीक है। लेंथोनाइड विच लाई इन द लेंथोनाइड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज होती है, एक होती है लेंथोनाइड सीरीज और एक होती है एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दे आर ऑल्सो नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डी ब्लॉक के लास्ट के 2 सीरीज में से निकल के आती है, इसलिए हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं और एफ ब्लॉक जो है डी ब्लॉक में से निकल के आया तो हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को। अब एक्सेप्ट प्रोमेथियन, ऑल लेंथोनाइड्स आर रेडियोएक्टिव। लेंथोनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बस एक एलिमेंट है प्रोमेथियम जो कि रेडियोएक्टिव नहीं है, बाकी सारे क्या होते हैं रेडियोएक्टिव होते हैं। तो हमने क्या लिखा है, एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल लेंथोनाइड्स आर रेडियोएक्टिव्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल लेंथोनाइड एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे लेंथोनाइड एलिमेंट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन लेंथोनाइड। लेंथोनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं, बता चुका मैं आपको। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 5f1 to 14, 6d1 और 7s2, ठीक है। वही अगर आपसे बात करूँ मैं कि भाई एक्टिनोइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, तो आप यहाँ 5 की जगह पे कर दोगे
6 यहाँ पर कर दोगे आप 7 और यहाँ पर कर दोगे आप 8, ठीक है, जो कि आपसे नहीं पूछी जाएगी बिल्कुल भी। आप बस इसे याद रखना 5F1 to 14 61 और 7S2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज इन साइज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज में जो हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज होता है। तो उसी डिक्रीज इन साइज को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही हमेशा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज में डिक्रीज आता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुअर सील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अब आते हैं इनकी कॉन्सिक्वेंस, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है हमें जो लेंथेनॉइड एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास देयर इज अ रेगुलरली डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें रेगुलरली डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कॉन्ट्रैक्शन के कारण। दूसरा हमारे पास है ड्यू टू दी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ +3 आयन डिक्रीज, साइज ऑफ +3 आयन डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम लेंथेनॉइड टू, ये हमारे पास है लेंथेनॉइड टू ल्यूटेटियम, ऐसा कुछ हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। LU होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ +3 आयन डिक्रीज रेगुलरली। लेफ्ट से राइट जाने पे जो +3 आयन के साइज होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन कोवलेंट करेक्टर, और जिसके कारण क्या होता है, बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए सीधा कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे +3 आयन का साइज डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, और अगर कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथेनॉइड और यहाँ पर ल्यूटेटियम जो एलिमेंट है, यहाँ पर होता है YB और यहाँ पर होता है हमारे पास CE सीरियम, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, लेंथेनॉइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेटियम। अब देख सकते हो लेंथेनॉइड यहाँ पर लाई करता है, ल्यूटेटियम यहाँ पर लाई करता है। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड जाने पे क्या होता है, साइज कम होता है, साइज कम हुआ तो ये इसका साइज कम हो गया, साइज कम है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया, और कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया तो बेसिक करेक्टर कम हो गया, इसलिए कम बेसिक होता है और ये ज़्यादा बेसिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ आर सेम। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो साइज है सेकंड और थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड और थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी आपस में मैच हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे अकर इन नेचुरल मिनरल और डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका साइज इतना कम हो जाता है कि आपस में मिनरल की फॉर्म में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 5 जनरली मूविंग लेफ्ट टू राइट लेंथेनॉइड सीरीज प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है मिड से। अब इसी का और पार्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट एक और है जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास MnO2, ठीक है। तो हमें बोला है कि भाई प्रिपेयर करना है हमें KMnO4 फ्रॉम पायरोल्यूसाइट। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास, KMnO4 पायरोल्यूसाइट और इज फ्यूज्ड विद KOH। हम क्या करेंगे, पायरोल्यूसाइट को KOH या फिर K2CO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या मिलेगा हमें, पोटासियम मैग्नेट मिल जाएगा। तो हमने लिया पायरोल्यूसाइट, इसकी रिएक्शन करें हमने KOH के साथ में, ऑक्सीडेशन कर दिया इसका, तो हमें क्या मिल गया, पोटासियम मैग्नेट मिल गया जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4, अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करके बना लेंगे पोटासियम पर मैग्नेट। ये है पोटासियम मैग्नेट, इसकी ऑक्सीडेशन करके हमें बनाना है पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो हमने क्या करा, पोटासियम मैग्नेट K2MnO4 इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। K2MnO4 को हमने ऑक्सीडाइज किया Cl2 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन गया, KMnO4 बन गया। ये है पोटासियम मैग्नेट और ये है पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि कुछ रिएक्शन करके दिखाओ जो कि आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। तो रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद Fe2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम बोला है मतलब एसिड लेना है हमें, और नहीं भी बोला होता तो भी हमारे पास मतलब रिएक्शन में एसिड आ ही जाता है, ठीक है। तो KMnO4 अगर पोटासियम को हटा देंगे, एक पोटासियम पे एक पॉजिटिव होता है, पोटासियम को हटा देंगे तो MnO4 पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन करने के लिए MnO4 नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, Fe है, इसकी रिएक्शन करनी है हमें। मैं आपको एक रिएक्शन समझा देता हूँ, बाकी आप इसे को खुद ही बैलेंस कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास MnO4 की रिएक्शन कर रहे हैं हम आयरन के साथ में, ये लिए हमने MnO4 ऊपर नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम आयरन के साथ में, ठीक है। आयरन पे हमारे पास 2 पॉजिटिव है, ध्यान देना। मैग्नीज पे +7 है, मैग्नीज की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, या तो +7 या तो +2। तो मैग्नीज यहाँ पर पहले से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है, तो मैग्नीज रिएक्शन करके किस में जाएगा, +2 में जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई अब +2, ठीक है। अब इतना होने के बाद अगर एक एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, मैग्नीज में यहाँ पर क्या +7 है, मैग्नीज की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, एक तो +2 और एक तो +7। तो अगर +7 पे था तो +2 पे चला गया, मैग्नीज का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, चार्ज कम हो गया है, तो यहाँ पर आयरन का चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयरन का Fe2 पॉजिटिव से हो गया Fe3 पॉजिटिव। आयरन 2 शो करता है, या तो +2 या तो +3। इतना होने के बाद हमने अब क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4 वाटर ऐड कर देंगे। ध्यान देना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर को ऐड करते हैं। इस साइड 4 ऑक्सीजन थे तो हमने उस साइड भी 4 वाटर ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव को ऐड करते हैं। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब एटम बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो MnO4 के ऊपर 1 नेगेटिव है, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, और यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 8 2 10 और 1 -9। एरो के लेफ्ट साइड कितने, 9 है हमारे पास, राइट साइड में कितने हैं, 2 और ये 3, सिर्फ 5 पॉजिटिव है। चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो हमें फिर से कुछ करना पड़ेगा। इसमें एक काम करते हैं, MnO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, अब 8 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 8 से करना पड़ेगा। 16 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 16 से। अब यहाँ पर क्या हो गया, 16 H पॉजिटिव हो गया। अब ज़रा देखते हैं, 2 ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं, क्योंकि एटम तो बैलेंस है हमारे पास। चार्ज कितना हो गया, 2 और ये -1, 2 एकम 2। एरो के लेफ्ट साइड -2, ये +2, ये 16, और इधर साइड कितने हैं हमारे पास, 2 दूनी 4 और ये 3, अभी भी 7 ही है। तो एक काम करते हैं, इसको 10 से कर देते हैं और इसको भी 10 से कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, ये हमारे पास 2 माइनस का, 10 दूनी 20 प्लस का, और ये 16 प्लस का। इस साइड कितने हमारे पास, 2 दूनी 4 प्लस का, और 10 दिया 30 प्लस का, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 30 और 4 34, और इधर कितने हमारे पास, ये हमारे पास 20 और 16 36, 36 में से 2 गया था 34। अब दोनों चार्ज बराबर हो गए तो हमारे पास रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। ध्यान देना, पहले हमने क्या करा, MnO4 लिया, MnO4 +7 पे था तो उसको +2 में पहुंचा दिया। हमेशा यही करना है, MnO4 +7 पे तो +2 पे ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसका क्या हुआ, चार्ज कम हुआ है, तो जो भी दूसरा एलिमेंट होगा उसका चार्ज क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ा दिया हमने। फिर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड कर दिए। इतना करने के बाद फिर हमने क्या करा, चार्ज बैलेंस किया। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो हमने Mn को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सेम ऐसे आपको हर किसी में करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस है। अब बोला अगला, रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद SO2। KMnO4 की रिएक्शन करनी है SO2 के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हो, सेम वही मैग्नीज पे +7 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या है, इसे +2 है। यहाँ पर सल्फर पे 1 ऑक्सीजन पे होता है -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो सल्फर पे क्या हो गया, +4 हो गया। अब देखो मैग्नीज का चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इस वाले का चार्ज बढ़ना चाहिए किसी एक का, तो सल्फर का चार्ज जाता है +2 से +4 से +6, ठीक है। फिर वही करते हैं हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, फिर ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन करनी है KMnO4 की विद ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे पास क्या, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। KMnO4 लिया, ये लिया हमने, फिर वही C2, बस इसके लिए क्या करा, वाटर निकाल दिया हमने अलग से। बाकी प्रोसीजर, स्टेप्स, कंसेप्ट वही है बिल्कुल। एक बार आप इसे खुद से ट्राई जरूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक कंपाउंड है A जो कि एरोमेटिक है। क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, कंपाउंड A इज एरोमेटिक, रिएक्ट विद एक्वस NH3 विद हीट गिव्स कंपाउंड B। B की रिएक्शन करते हैं अगर हम ब्रोमीन QH के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, C मिलता है। ध्यान दो, C क्या है हमारे पास, C6H7N, जो कि एक एनिलीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ एरोमेटिक बोला है इसलिए सीधे दिमाग में एनिलीन आ जाना चाहिए आपके। क्या लिखा हमने, B रिएक्ट विद Br2 KOH प्लस हीट। B जो है Br2 QH के साथ में रिएक्ट करके हीट करके ये बना रहा है हमारे पास। इट मीन्स B मस्ट बी अमाइड, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमेशा अमाइड वाले ग्रुप ही करते हैं। अमाइड मतलब जिसमें बेंजीन के साथ में ऐसा ग्रुप हो। अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन के साथ में ये ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड और NH2, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में,
तो ही वो इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है। मतलब बी के पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए हमने कहा अगर बी के पास ये है और उसमें हम कर रहे हैं एक्वस अमोनिया, मतलब ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो एक बार जरा थ्योरी देख लेते हैं हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया अपने आंसर को। बी रिएक्ट विद Br2KOH प्लस हीट, इट मीन्स बी मस्ट हैव अमाइड ग्रुप। बी के पास अमाइड ग्रुप होना कंपलसरी है, जरूरी है, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमार्ड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। अब बी विल हैव प्लस सेवन कार्बन बिकॉज सी हैव 6। अब देखो जब ये रिएक्शन होती है Br2KOH साथ में रिएक्शन होती है, तो इसके पास जितने भी कार्बन होंगे ना, उससे कम कार्बन यहाँ पर आता है। तो अगर यहाँ पर 6 है तो इधर से कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो बेंजीन पे 6 और इसके ऊपर एक 7। तो बी विल हैव 7 कार्बन बिकॉज सी हैज़ ओनली 6 कार्बन। सी पे 6 है तो बी पे 4 होने चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास ये एनिलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने क्या करा, इन सबकी रिएक्शन लिख दी एकदम। हमसे बोला है फिर ए बी सी का नाम बताओ और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ए हमारे पास क्या, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने। बी हमारे पास क्या, एसिटामाइड है, सॉरी बेंजामाइड है, बेंजामाइड ड्रॉ कर दिया। सी हमारे पास क्या, एनिलीन है, एनिलीन ड्रॉ कर दिया। अब इसका और पार्ट है हमारे पास, कुछ रिएक्शंस करनी है हमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करने में H3PO2 के साथ में वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी रिएक्शन करेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ये हमारे पास ऐसा हो गया। उसके बाद क्या है, एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करेंगे हम इसके साथ में, जो कि एसिड एनहाइड्राइड है। ये हमारे पास बन गया यहाँ पे, ये यहाँ से हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ से एक H और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड H और ये बाहर हो जाएगा, और इतना पार्ट NH के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर और ये पार्ट यहाँ जाके जुड़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एनिलीन की रिएक्शन करनी है क्लोरोफॉर्म के साथ में, जो कि एक आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइलामाइन टेस्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ जाकर जुड़ के बन जाएंगे आइसोसाइनाइड, इसमें बोलते हैं आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। इसकी एक पंजेंट फाउल स्मेल होती है, और ये रिएक्शन हमेशा बस प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन की रिएक्शन करनी है हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, जो कि सल्फोनेशन है। ये हमारे पास मेजर है और ये हमारे पास माइनर है। ये क्या है, मेजर और ये माइनर, क्योंकि यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन बहुत कम है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये चारों सेट करने के बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।